So we will start with a very quick recap of what we have learned in the last session. अगर आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, सबसे पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव किया था. तो याद होना चाहिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at certain height from the surface of earth is capital G, capital M, where capital M is mass of earth, upon small r square, where small r is r plus h, right? फिर अगर हमको अर्थ के सरफेस पे देखना है तो इट इज gm by r square, where r is capital R, radius of earth. तो हमने कल के सेशन में लास्ट लेक्चर में वी हैव फर्स्ट डिराइव फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h. ये होता है gm बाय स्मॉल r स्क्वायर, और स्मॉल r अगर आपको याद होगा तो ये होता है r प्लस h स्क्वायर, वेयर h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है gm बाय r स्क्वायर. फिर हमने देखा था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ अल्टीट्यूड, मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो g की वैल्यू चेंज हो रही है, टू बी प्रिसाइज वो कम हो रही है. तो हमने देखा था gh एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज g r अपॉन r प्लस h स्क्वायर. हाइट बढ़ेगा तो g का वैल्यू कम होगा, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ साथ डिनोमिनेटर भी बड़ा हो रहा है. डिनोमिनेटर बड़ा है तो नंबर 1 से छोटा है, और अगर नंबर 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर भी 1 से छोटा है. तो ओवरऑल विथ इंक्रीजिंग हाइट, विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, जी वैल्यू डिक्रीजेस. इसके बाद हमने इसी का और एक फॉर्मूला देखा था, वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड, जी इंटू 1 माइनस 2h बाय आर. और मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला कब यूज करते हो, जब हाइट इज वेरी लेस कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ. कितना लेस? तो 320 किलोमीटर से कम वैल्यू होगी तो, मतलब h की वैल्यू, हाइट की वैल्यू r/20 से कम होगी तो वो फॉर्मूला. और ये कब यूज करते हो? व्हेन h इज कंपेरेबल टू r. कंपेरेबल टू r मतलब h की वैल्यू इज लार्ज. कितना लार्ज? 320 किलोमीटर के ऊपर. तो 500, 600, 700, 800, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर का हाइट अगर होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अदरवाइज वो फॉर्मूला यूज होगा. फिर हमने देखा था हाउ डज द वैल्यू ऑफ g वेरीज विद डेप्थ. तो जैसे अब आप अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हो एट सम डेप्थ, तो उस केस में फॉर्मूला बनता है g इंटू 1 माइनस डी बाई आर. पक्का? गुड. तो g 1 माइनस डी बाई आर. यहाँ पे भी व्हाट वी सी इज, जैसे हम डेप्थ में जाएंगे वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस. तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? एट द सरफेस ऑफ अर्थ. तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे, ग्राफ दिया हुआ है आपको, वहीं पे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ, और उसके ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? स्पेशल केस. उसमें लिखा है कंपैरिजन. क्या लिखा है? कंपैरिजन बिटवीन जी एट डेप्थ एंड अल्टीट्यूड. तो अब हमको वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ हाइट और विथ डेप्थ का ग्राफ प्लॉट करना है और उनको कंपेयर करना है. तो अगला टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन g एट डेप्थ एंड अल्टीट्यूड. तो बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, ग्राफ प्लॉट करना है. थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स, थोड़ा सा मैथ्स आपको लगने वाला है, तो मैथ्स क्लियर होना चाहिए. तो जितना लगने वाला है उतना बता देता हूं मैं आपको. आई वॉन्ट यू टू टेल मी, सबसे पहले यू हैव टू टेल मी, अगर मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इफ आई हैव अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? 2-3 बार ऑलरेडी बताया मैंने, तो बताओ फिर. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन? y इक्वल्स टू mx. ये होता है y इक्वल्स टू mx. तो इक्वेशन अगर याद होंगे तो ही वो ग्राफ समझेगा. तो दिस इज y इक्वल्स टू mx फॉर्म. और अगर ये ऐसा होता तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, वेयर c इज द y इंटरसेप्ट. अगर यही लाइन
ऐसा होता तो y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। वेरी गुड। अगर यही लाइन ऐसा होता तो नेगेटिव स्लोप हो गया। अब इसको बोलते हो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज y इक्वल्स टू एम एक्स, इतना पता होना चाहिए। गुड। देन उसके बाद व्हाट मोर यू शुड नो, आपको क्या और पता होना चाहिए कि अगर y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट x रेज टू माइनस टू ऐसा कुछ आए, x रेज टू माइनस टू, x रेज टू माइनस टू, x रेज टू माइनस वन, x रेज टू माइनस थ्री, ये जो ग्राफ होते हैं ना, ये नॉर्मली डिक्रीजिंग वाले ग्राफ होते हैं। सिर्फ डिफरेंस होता है स्लोप में। यहाँ पे जितना बड़ा नंबर उतना स्लोप ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर x रेज टू माइनस वन होगा तो ये ग्राफ ऐसा दिखेगा, डिक्रीजिंग है, यस, स्लोप कम है। माइनस टू के लिए ऐसा दिखेगा, माइनस थ्री के लिए स्लोप और भी बढ़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू m इंटू एक्स रेज टू माइनस टू भी डिक्रीजिंग होता है। अगर आपको वो पता है तो अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकली स्पीकिंग हाउ डज वैल्यू ऑफ g चेंजेस विथ डेप्थ एंड चेंजेस विथ हाइट। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम लोग देख रहे हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g, तो g में कहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, y एक्सिस पे। g कहाँ प्लॉट कर दिया, y एक्सिस। x एक्सिस पे क्या प्लॉट करोगे, डिस्टेंस r, स्मॉल r। मैंने जानबूझ के कैपिटल R लिखा नहीं, इट इज स्मॉल r। क्यों स्मॉल r, तो अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दो। जब तुम बोलते हो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विथ अल्टीट्यूड, तो तुम डिस्टेंस अर्थ के सरफेस से ऊपर मेजर कर रहे हो, यस और नो। जब तुम अल्टीट्यूड की बात करते हो, ये रेडियस ऑफ अर्थ था। जब आप अल्टीट्यूड की बात करते हो, अल्टीट्यूड, तो वो पॉइंट अर्थ के सरफेस से ऊपर होता है। कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पे है, कितनी हाइट पे है, h हाइट पे है। ओके, तो स्मॉल r को क्या बोलते हो, r प्लस h। और अगर आप डेप्थ में मेजर कर रहे हो, कहाँ मेजर कर रहे हो, डेप्थ में, एट सर्टेन डेप्थ d, एट सर्टेन डेप्थ d, एट सर्टेन डेप्थ d, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होता है, r माइनस डी। अब ये r माइनस डी को भी क्या बोलते हो, स्मॉल r, और r प्लस h को भी क्या बोलते हो, स्मॉल r। इसका मतलब जो स्मॉल r है ये आप सेंटर से ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो, आउटवर्ड्स। अगर वो नहीं समझा तो ग्राफ नहीं समझ में आएगा। अ पॉइंट इफ इट इज अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब अ पॉइंट एट अल्टीट्यूड, इसका डिस्टेंस भी तुम सेंटर से मेजर कर रहे हो। और अगर एक पॉइंट अर्थ के अंदर है उसका भी तुम डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हो, सेंटर से। तो ये जो स्मॉल r हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वो कहाँ से मेजर हो रहा है, सेंटर ऑफ अर्थ से। अभी मैंने आपसे पूछा विथ हाइट g की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी, कम होगी। नीचे आओगे तो भी क्या होगी, कम। तो मैक्सिमम कहाँ होगी, सरफेस पे। तो सरफेस पे स्मॉल r की वैल्यू क्या आएगी, सरफेस पे स्मॉल r इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल R। तो सबसे पहले आपका काम होता है ये जो कैपिटल R है इसको लोकेट कर लेना। तो यहाँ पे लोकेट कर दिया। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, सिर्फ यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये करस्पॉन्डिंग R इक्वल टू कैपिटल R है। पक्का पक्का पक्का। इसका मतलब इस लाइन से कम डिस्टेंस सरफेस के अंदर, मतलब ये डेप्थ का केस हो गया। और इस लाइन के राइट में मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। रिमेंबर स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, मतलब कहाँ हो आप, सरफेस के अंदर। और अगर स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R है तो आप कहाँ हो, सरफेस के ऊपर, मतलब कहाँ पे हो, अल्टीट्यूड पे, हाइट पे। तो ये जो लाइन है ये दो रीजन्स को सेपरेट करता है, इनसाइड एंड आउटसाइड। और हमको ऑलरेडी पता है कि इनसाइड भी g की वैल्यू कम होगी और आउटसाइड भी g की वैल्यू कम होगी, मतलब हाइट पे भी कम होगी और डेप्थ पे भी कम होगी। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, और वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको तुम बोलते हो 9.8। तो रिमेंबर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं अभी वो प्लॉट नहीं करने वाला हूं। हमको अभी वो प्लॉट करना है, वो है g का वेरिएशन विद डेप्थ एंड विद हाइट, विद डेप्थ एंड विद हाइट। पक्का पक्का। तो रिमेंबर अब हम देखेंगे एक एक करके। पहले तो इसका इक्वेशन बनाना पड़ेगा और इसका भी इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और वो इक्वेशन तुमको ऑलरेडी पता है। एक एक करके विल डिराइव द इक्वेशंस।
तो कहां से स्टार्ट करें? लेट अस स्टार्ट विथ डेप्थ। तो पहले हम लोग डेप्थ का केस देखते हैं। अभी हमने देखा था जीडी, बाय द वे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, मिस्टर ऑरेंज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ? कोई नहीं बोलेगा, ये बताएगा सिर्फ। बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ? क्या था फॉर्मूला, क्या था? जी 1 माइनस, हाँ, लेकिन एक्चुअली ये जो फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला ये एक्चुअली यहां से आता है r माइनस डी बाय आर। आई नो इट इज जी डी, मुझे पता है, मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। और अगर आप अल्टीट्यूड की बात करोगे, अल्टीट्यूड की बात करोगे तो अल्टीट्यूड के केस में आपके पास जो फॉर्मूला आता है, इफ आई से लार्जर हाइट्स के लिए, तो वो होता है जी आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। इसको हम जी एच बोलते हैं, इसको हम लोग जी डी बोलते हैं। तो मैं एक काम करूंगा, दोनों को कॉमन नाम दे दूंगा जी डैश और यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूं मैं जी डैश। ओके गुड। तो क्योंकि हम एक ही ग्राफ पे दोनों वेरिएशन दिखा रहे हैं, तो मैंने वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद डेप्थ को भी जी डैश बोल दिया और हाइट को भी क्या बोल दिया, जी डैश। पक्का पक्का। फिर मैंने आपसे अभी पूछा था, अगर मैं सरफेस के नीचे हूं तो जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितना है, आर माइनस डी। उस आर माइनस डी को भी क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। और अगर हाइट के, मैं सरफेस के ऊपर हूँ हाइट पे, तो डिस्टेंस क्या होता है, आर प्लस एच, उसको भी क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। गुड। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज जी डैश इक्वल टू जी आर माइनस डी, मतलब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। गुड। तो देयरफॉर सिंस स्मॉल आर इज आर माइनस डी। आपके पास क्वेश्चन आएगा अभी अगला, लास्ट बेंच। ये आर प्लस एच को भी हम क्या बोलते हैं, नहीं वो लास्ट बेंच। आर प्लस एच मतलब कौन, डिस्टेंस, कहां से मेरे क्या डिस्टेंस, सेंटर से, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल आर। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल आर। हाँ वेरी गुड। तो ध्यान दो, तो ये आ जाएगा आपके पास कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर क्या है, आर प्लस एच। गुड 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 गुड। तो अब इसके बाद ये जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, डेप्थ का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, डेप्थ। अभी आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपसे अभी पूछा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स। तो हमारे पास यहाँ पे y एक्सिस पे कौन है, जी डैश। तो ये कौन है, जी डैश मतलब कौन है, y। और x एक्सिस पे कौन है, r। तो ये कौन है, x। तो ये जो g बाय आर है, g बाय आर, ये कौन हो गया, स्लोप। तो यहाँ पे y कौन है, जी डैश, बराबर। स्लोप कौन है, g बाय आर, और x कौन है, स्मॉल r। तो क्या ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का दिखता है क्या, यस। y इक्वल्स टू mx फॉर्म है क्या, यस। इफ इट इज y इक्वल्स टू mx फॉर्म, सो यू बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब डेप्थ पे, यू हैव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसा आएगा ग्राफ। तो रिमेंबर, डेप्थ पे ऐसा ग्राफ मिलने वाला है आपको। एट डेप्थ यू विल गेट सच अ ग्राफ, और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो हमने स्टार्ट कहां से किया, हमने बोला वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, the variation in the value of g with depth is small g r minus d by capital R। लेकिन r minus d क्या है, small r। तो small r by capital R। हमने y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया, g डैश। तो g डैश क्या बन गया, y। r क्या है, x। तो g by r क्या हो गया, स्लोप। तो ये फॉर्म क्या आ गया, y इक्वल्स टू mx। और वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इट इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये JEE नीट का PYQ है, ये क्वेश्चन ग्राफिकल पूछ लिया था। और मैथ्स नहीं पता तो ग्राफ भी नहीं समझे, तो मैथ्स पहले पता होना चाहिए। देन अगेन, अगर मैं इसके लिए करता हूं, हाइट के लिए हाइट, y डैश, y मतलब कौन, g डैश, y मतलब कौन, g डैश। और ये जो, इसको मैं ऐसा लिखूं क्या, ये g और ये कौन है, r स्क्वायर। कौन है ये, r स्क्वायर, वेरी गुड, r स्क्वायर, बराबर। और नीचे कौन है, स्मॉल r स्क्वायर। वो ऊपर आके क्या हो गया, r रेज टू -2। g कांस्टेंट, यस। r कांस्टेंट, यस। तो ये जो g डैश है कौन है, y। और ये पूरा कौन है,
कांस्टेंट है और ये r मतलब कौन है, x, तो क्या आ गया y इक्वल्स टू एम एक्स रेस टू -2। पक्का पक्का। तो रिमेंबर यहाँ पे हम लोगों ने y मतलब कौन, g डैश, m मतलब कौन, जी आर स्क्वायर, और r मतलब कौन, x। तो फॉर्म क्या आ गया, y इक्वल्स टू एम एक्स रेस टू -2। और मैंने आपको अभी बताया कि y इक्वल्स टू एक्स रेस टू -2 वाला ग्राफ कैसे दिखता है, याद है क्या कैसे दिखता है, फॉलिंग डाउन बट नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा दिखता है। पक्का पक्का, श्योर श्योर। लुक एट द ग्राफ, है क्या ऐसा ग्राफ, है आपका ऐसा ग्राफ है, गुड, पक्का 100%। तो हो गया आपका ये ग्राफिकल कंपैरिजन बिटवीन द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ एंड एट अल्टीट्यूड। अब अगला टॉपिक है, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था 4 वेरिएशन होते हैं जी की वैल्यू चेंज होती है विद डेप्थ, वो हो गया, विथ हाइट अल्टीट्यूड वो भी हो गया, हमने कंपेयर भी कर लिया। अब हमको देखना है हाउ डज द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस विथ लैटिट्यूड। तो नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। वेरिएशन इन जी, variation in g with latitude. Now before we start with this topic, I want you to tell me what are longitudes and latitudes. Longitude and latitude मतलब क्या होता है, नहीं पता, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। You have to pay attention so as to understand what are longitude latitudes. For example, सबसे पहले अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे some point P, and if I ask you what is the location of this point, so what is the location of this point P? What is the location of point P? P पॉइंट का लोकेशन क्या है, P पॉइंट का लोकेशन क्या है, क्वेश्चन ही गलत है, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे पूछा P पॉइंट का लोकेशन क्या है लेकिन कहाँ से वो पता नहीं। तो तुमको जब लोकेशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले यू हैव टू एसोसिएट अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये y और ये x, तो मुझे अगर P पॉइंट का लोकेशन चाहिए तो मैं ओरिजिन से पहले इतना डिस्टेंस कवर करूंगा, इसको बोलूंगा x कोऑर्डिनेट, फिर मैं ऊपर एक डिस्टेंस कवर करूंगा, इसको बोलूंगा y कोऑर्डिनेट, फिर हम बोलेंगे P का लोकेशन है x, y, करेक्ट। तो अगर आपको एक 2D प्लेन पे पॉइंट को लोकेट करना है तो दो कोऑर्डिनेट चाहिए x एंड y, 3D में करना है तो x y z। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दो टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यूज करते हैं, इसको बोलते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें आप लोकेशन x और y में बताते हो, उसको क्या बोलते हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट। तो किसी भी पॉइंट 2D प्लेन पे अगर पॉइंट है तो उसको लोकेट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दो, कौन से दो, x एंड y, और 3 डायमेंशन में है तो 3, x y z। लेकिन अगर यही पॉइंट एक सर्कल पे होता, किस पे होता, सर्कल पे, किस पे होता, सर्कल पे, तो हम लोग उस केस में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, तो रीजन बताता हूं मैं आपको। अगर यही पॉइंट एक सर्कल पे है, ये जो पॉइंट है, जो पार्टिकल है, सर्कल पे ही घूमने वाला है अगर, तो हम लोग क्या करते हैं, x और y की जगह पे दो कोऑर्डिनेट यूज करते हैं। उसमें से एक कोऑर्डिनेट होता है रेडियस r, तो एक कोऑर्डिनेट होता है रेडियस विच इज r, पक्का पक्का, और एक कोऑर्डिनेट होता है थीटा, क्योंकि ये पॉइंट कहीं पे भी हो, ये पॉइंट कहीं पे भी हो लेकिन सर्कल पे ही रहेगा। अगर सर्कल पे रहेगा तो r क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। क्या होगा r, तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, एंगल, क्या हो रहा है, एंगल। तो रिमेंबर, अगर मेरे पास कोई पॉइंट एक सर्कल पे है तो मैं x और y नहीं यूज करता हूँ। क्यों नहीं यूज करता हूँ, क्योंकि अगर मैं x और y यूज करने गया तो मुझे दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए लोकेट करने के लिए, लेकिन अगर मैं r और थीटा यूज करता हूँ तो r तो कांस्टेंट है ना, पॉइंट कहीं पे भी हो रेडियस तो सेम रहेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा, थीटा। तो जस्ट बाय टेलिंग यू थीटा का वैल्यू, फॉर एग्जांपल थीटा इक्वल टू 0, कहाँ आएगा पॉइंट, x एक्सिस पे। थीटा इक्वल टू π/2 कहाँ आएगा, y एक्सिस पे। थीटा इक्वल टू 180 कहाँ आएगा, माइनस x एक्सिस पे। और थीटा इक्वल टू 270 माइनस y एक्सिस। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। तो जस्ट बाय टेलिंग यू द वैल्यू ऑफ एंगल वी कैन लोकेट द पॉइंट। श्योर श्योर, गुड, पक्का। अब इसको 3D में, 3 डायमेंशन में लेके जाते हैं। अर्थ इज नॉट अ सर्कल, अर्थ इज अ स्फीयर।
तो अगर मुझे अर्थ के सरफेस पे अगर कोई पॉइंट को लोकेट करना है तो हम लोग यूज करेंगे, अभी ये जो हमने सर्कल के लिए यूज किया था उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। और आर थीटा को क्या बोलते हैं? पोलर। क्या बोलते हैं? तो पोलर कब? जब पॉइंट सर्कल पे हो। पोलर कब? जब पॉइंट सर्कल पे हो। बराबर? पक्का? अब अगर पॉइंट सर्कल के पे स्फीयर पे हो, सर्कल 2D होता है, स्फीयर क्या होता है? 3D। अगर पॉइंट स्फीयर पे हो तो पोलर को स्पेरिकल पोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। सपोज मुझे इस P पॉइंट को लोकेट करना है तो मुझे अब टोटल 3 पैरामीटर लगने वाले हैं। एक है R, और R तो फिक्स है क्योंकि रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये पॉइंट कहीं पे भी हो, रेडियस क्या आएगा? सेम आएगा, मतलब R कांस्टेंट हो गया। और दो कौन से? एक, क्योंकि हम अर्थ के लिए यूज करने वाले हैं इसको, तो मैं सीधा अर्थ की बात कर लेता हूं। ये पता है क्या होता है? इक्वेटर। इक्वेटर से वो पॉइंट कितना एंगल बना रहा है उसको बोलते हो आप लैटिट्यूड। क्या बोलते हो? तो नॉर्मली यू थिंक इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ और इक्वेटर के नीचे साउथ, तो लैटिट्यूड हमेशा नॉर्थ और साउथ में होता है। हमारा सिटी, ओवरऑल हमारा कंट्री इक्वेटर के ऊपर है, तो हमारे कंट्री का कोई भी सिटी हो, कोई भी विलेज हो, कोई भी पॉइंट हो, उसके लिए लैटिट्यूड हमेशा क्या आने वाला है? नॉर्थ। और वो डिग्री में मेजर होता है। हमारा सिटी इज 20 डिग्री नॉर्थ। क्लास के बाद सिर्फ अपना सिटी का नाम भी गूगल करोगे ना तो आपको विकिपीडिया में दिख जाएगा कितना नॉर्थ। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको तुम बोलते हो मेरिडियन। मेरिडियन के ईस्ट में ईस्टर्न कंट्रीज, तो हम ईस्टर्न कंट्री में आते हैं। इंडिया, एशिया, ऑल एवरीथिंग इज इन द ईस्ट, राइट। और वेस्ट में क्या होता है? वेस्टर्न कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, इनको सबको क्या बोलते हो? वेस्टर्न कंट्रीज। हमको टोटल 3 कोऑर्डिनेट चाहिए अर्थ पे किसी भी एक जगह को लोकेट करने के लिए। उसमें से एक कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है, रेडियस। बचे कौन? 2। एक हमको बताता है कि वो पॉइंट इक्वेटर से कितना ऊपर है या नीचे, मतलब कितना नॉर्थ में या कितना साउथ में। दूसरा बताता है कितना ईस्ट में या कितना वेस्ट में है। तो ये जो इक्वेटर से मेजर करते हो उसको बोलते हो लैटिट्यूड, और जो ये मेरिडियन से मेजर करते हो उसको बोलते हो लॉन्गिट्यूड। तो जब आप अपने लोकेशन किसी को भेजते हो तो बेसिकली तुम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही भेज रहे हो। तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? द एंगल मेजर्ड टू द ईस्ट और वेस्ट ऑफ मेरिडियन। एंड व्हाट इज लैटिट्यूड? द एंगल मेजर्ड अबव और बिलो, मतलब टू द नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर, राइट। हमको देखना था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ लैटिट्यूड। तो ये अभी आपको अच्छे से समझेगा। तो लेट अस से ये है अर्थ के सरफेस पे किसी एक पॉइंट पे हमको जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट पॉइंट P। सो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट of mass m at point P at an latitude of theta. Latitude, as I told you, we measure with respect to equator. तो मान लेते ये इक्वेटर है, तो ये जो पॉइंट है इक्वेटर से ऊपर कितना एंगल बनाया? थीटा। दिस इज लैटिट्यूड। तो we have an object of mass m at which point P, उसने कितना एंगल बनाया विथ रिस्पेक्ट टू इक्वेटर? थीटा। सो क्या बोलते हो तुम? लैटिट्यूड। तो व्हाट इज लैटिट्यूड ऑफ दिस पॉइंट? थीटा। पक्का। अब अगर इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तो हमको देखना पड़ेगा हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। So there are 2 forces acting on this object. So the forces acting on this object are number 1,
क्योंकि वो पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर था, तुम भी अर्थ के सरफेस पे हो, तो तुम पे अर्थ कौन सा फोर्स लगाता है? वेरी गुड। उसके वजह से तुमको क्या मिलता है? वेट। तो एनी ऑब्जेक्ट on the surface of earth has weights because of gravity. So the forces acting on this object are number 1 weight mg, और आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे तुमने बोला हम पे कौन सा फोर्स एक्ट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके से हमको क्या मिलता है? वेट। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? मैंने बताया था कल परसों, और उससे पहले लॉज ऑफ मोशन में बताया था। The direction of gravitational force is always towards the center of earth. तो ये जो gravitational force है mg, it is directed towards the center of earth, always towards the center of earth. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो वेट उसका सेंटर की तरफ होता, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो भी उसका वेट सेंटर की तरफ होता, सेंटर ऑफ अर्थ। तो रिमेंबर, जो ये जो फोर्स है वेट mg, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, directed towards the center of earth. गुड। और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, मैंने जानबूझ के यहाँ जगह खाली रखी क्योंकि यू हैव टू थिंक ऑल्सो। अर्थ स्टेशनरी होता है कि अर्थ रोटेट होता है? रोटेट होता है। तो अर्थ रोटेट हो रहा है। लेट ओमेगा बी द एंगुलर स्पीड of rotation of earth, of rotation of earth। अब क्योंकि अर्थ रोटेट हो रहा है, because earth is rotating, yes, उठो पीछे लास्ट बेंच, because earth is rotating, अर्थ रोटेट होगा तो अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। मतलब तुम खुद भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, तुमको बस समझ में नहीं आ रहा कि तुम सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हो, तो ऐसा है। तो सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग, द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और इस सर्कुलर मोशन का होगा कोई एक रेडियस। तो सर्कुलर मोशन का कुछ एक रेडियस होगा, सम रेडियस। तो वो रेडियस भी दिखाता हूं मैं यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है तो इसको। गुड। तो ये जो रेडियस ऑफ सर्कल है ये है स्मॉल आर। ये क्या है? स्मॉल आर। और इसका रेडियस क्या था? कैपिटल आर। क्या था? कैपिटल आर। तो कंफ्यूज मत करना इसमें, बराबर। तो सिंस द अर्थ इज रोटेटिंग, द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। और आपको पता है एनी ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, विच आर द फोर्सेस इन्वॉल्व? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, बराबर। अब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है सेम, सिर्फ डायरेक्शन होता है अपोजिट। तो रिमेंबर, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है विच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। तो यहाँ पे है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। सो द फोर्सेस एक्टिंग on this object are weight mg and number 2 centrifugal force। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पक्का पक्का, गुड, श्योर 100%। सेंट्रीपिटल भी बोल सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई वांट टू कीप दिस सिंपल। गुड। एंड यू मस्ट नो कि जब दो फोर्सेस सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, दो वेक्टर्स जब सेम पॉइंट से स्टार्ट हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है? अलोंग द डायगोनल। विच रूल? पैरेललोग्राम। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ। लेट मी कंप्लीट द पैरेललोग्राम फर्स्ट। तो मैंने ये mg का वेक्टर था, इसको सिर्फ यहाँ पे डाल दिया टेम्पररी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल? इट इज समवेयर ओवर हियर। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स है। क्या है ये? रिजल्टेंट फोर्स है। इस रिजल्टेंट फोर्स को मैं बोल देता हूँ mg थीटा। जी थीटा क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू हर एक लैटिट्यूड पे सेम नहीं होती, वही प्रूव करना है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट हो रहा है, दो फोर्सेस है, एक है mg विच इज टुवर्ड्स द सेंटर, और एक है सेंट्रीफ्यूगल विच इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट इज समवेयर। इसको कुछ तो नाम देना पड़ेगा, ये इफेक्टिव वेट होता है, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया? mg थीटा। तो लेट mg थीटा बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस।
तो ये दोनों फोर्सेस मिलके जो रिजल्टेंट फोर्स लगाते हैं उसको क्या बोलते हो, इफेक्टिव वेट। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वेट। और उसको मैं किसे डिनोट कर रहा हूं, एम जी थीटा। लेट एम जी थीटा बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस, be the resultant of these two forces. गुड। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा है। क्यों, अल्टरनेट एंगल। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो mg था, इन दोनों में ये वाला एंगल कितना आएगा, 180 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा एंगल कितना है 180, उसमें से थीटा निकाल लिया तो 180 माइनस थीटा। और मुझे ये बताओ कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हो ए बार एंड बी बार, अगर उसमें एंगल थीटा हो तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। मैंने बोला था, मैंने आपको तभी बोला था कि वेक्टर्स आपको ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगने वाला है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो होता है अंडर रूट ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वेक्टर इंटू सेकेंड वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये जो mg थीटा है ये किसका किसका रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, mg का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो रिजल्टेंट मतलब कौन, mg थीटा इक्वल्स टू क्या, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट फोर्स। कौन सा फर्स्ट फोर्स, mg, उसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर। कौन सेकेंड स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं फिलहाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को FCF बोल देता हूं, इट इज FCF। बाद में इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस क्या 2ab। a कौन है हमारे पास, mg, b कौन है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इन दोनों में एंगल कितना आया 180 माइनस थीटा। कितना आया 180 माइनस थीटा। तो याद रखना ये इट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। 180 को मैं पाई भी लिख सकता हूं, तो पाई माइनस थीटा। पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। गुड। व्हाट एक काम करते हैं ना, ये रूट अच्छा नहीं दिखता मेरे को, मैं हटा देता हूँ। कैसे हटाएंगे, स्क्वायर करके। तो मैंने स्क्वायर कर लिया और रूट हटा दिया। मुझे बार बार रूट नहीं लिखना, मैं वापस लास्ट में इसको रूट कर लूंगा, फिलहाल नहीं लिखना। आई डोंट वांट टू राइट इट डाउन। ऑल्सो यू नीड टू नो व्हाट इज कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। तो ये जो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा है ये क्या है, माइनस कॉस थीटा। ये क्या है, माइनस। तो ये जो प्लस साइन था ये यहां से गया। तो सिंस कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। गुड, श्योर। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जगह पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे। तो तुमको पता होना चाहिए था, मतलब पता होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का फॉर्मूला होता है एक तो mv स्क्वायर बाय r, या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, या फिर mv ओमेगा। राइट। और रिमेंबर हम फिलहाल यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ r और ओमेगा लिखेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्या है, आई टेल यू रीजन, बट फिलहाल तो ऐसा लिखेंगे। और रिमेंबर गलती से भी यहाँ पे कैपिटल R लिखना मत, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है उसका रेडियस कैपिटल R नहीं है, उसका रेडियस स्मॉल r है। तो ये जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक्ट हो रहा है उसमें लिखोगे mr ओमेगा स्क्वायर, वेयर r शुड बी द रेडियस ऑफ सर्कल, नॉट रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या लिखोगे, स्मॉल r। पक्का पक्का। अब ये जो फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 सब्स्टिट्यूट कर दो। ये आ गया आपका mg थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, ये mg स्क्वायर प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का स्क्वायर, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mr ओमेगा स्क्वायर का भी स्क्वायर, माइनस 2mg सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, व्हाट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mr ओमेगा स्क्वायर इनटू cos थीटा। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। तो देयरफॉर यू हैव mg थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू
mg² प्लस mr का स्क्वायर, इसको अलग लिखता हूं, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कितना, ओमेगा रेज टू 4 माइनस 2mg mr ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। गुड। अब यू शुड नो ये ओमेगा कौन था, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। लेकिन आपको याद है हमने सर्कुलर मोशन में ये शो किया था, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन, एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। तो ये टी कौन हो गया, नहीं भाई, टी कौन हो गया, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन, तो कोई नहीं बोलेगा। अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड कितना है, अरे बाप रे, तुम 24 घंटे में करते क्या हो, मतलब 24 आवर इज द टाइम पीरियड। अर्थ का रोटेशन 24 आवर, रिवोल्यूशन पूछा होता तो 365 दिन, जिसमें तुम अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो। सॉरी टू से, बेसिक चीजें है, साइंस लिया ना, कमिटेड रहना पड़ेगा। गुड। तो 24 आवर्स, 24 आवर्स, हर एक आवर में कितने मिनट्स, कितने 60 इंटू 60 कितने सेकेंड्स। अब इसको जब तुम पूरा सॉल्व करोगे, पूरा 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 सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। मैं जानबूझ के यहाँ पे कैलकुलेट करके दे रहा हूँ, और ये वैल्यू याद रखना, न्यूमेरिकल्स के लिए ये वैल्यू लगने वाली है आपको। यू विल नीड दिस वैल्यू, 2 पाई तो 6.28 होता है, वो तो पता ही है, 6.28 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60 कितना हो गया, 7.26 इंटू 10⁻⁻5। वापस देख लो एक बार चाहिए तो, 6.28 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 कितना, 3600, 7.26 इंटू 10⁻⁻5 बराबर। गुड। तो 7.26 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड बराबर। अभी फिलहाल ये 7.26 को छोड़ दो, सिर्फ 10⁻⁻5 पे ध्यान दो। जो सेकेंड टर्म है इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 3 का, इक्वेशन नंबर 3 का जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म ये, इसमें ओमेगा रेज टू क्या है 4, तो 10⁻⁻5 रेज टू 4 मतलब कितना हो गया 10⁻⁻20। और जो थर्ड टर्म है, थर्ड, उसमें कौन है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 10⁻10। मतलब दो टर्म में से एक टर्म बहुत ही छोटा है, तो जो बहुत छोटा टर्म है उसको निग्लेक्ट कर देना। लेकिन निग्लेक्ट हमेशा इन कंपैरिजन होता है, ये भूलना नहीं। तो हम जब निग्लेक्ट करेंगे तो हमको रीजन बताना पड़ेगा। रीजन क्या है, सिंस ओमेगा रेज टू 4 इज वेरी 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 लेस देन ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर मिस्टर ब्लैक एंड मिस्टर उनके बाजू में विल नॉट वर्क, चालणार नाही। लक्ष द्यावाच लागेल, अभ्यास करावाच लागेल। शिकाल तर टिकाल, नहीं तो घरी बसाल। गुड। आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं आपको पर्सनली टॉन्ट मारना, आई डू नॉट लाइक इट, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ माई ड्यूटी। लेकिन होता ऐसा है, एक दो लोगों की वजह से ना क्लास डिस्टर्ब होता है, और उसकी वजह से इफ आई लूज गुड स्टुडंट्स बेटर आई विल लीव माय प्रोफेशन देन। मला चालणार नाही, बाकीचं मला माहित नाही, पण मी खपून घेणार नाही, बरोबर। अरे आई हैव टॉट 2 years फिजिक्स इन मराठी, तो डू नॉट टेक मी लाइटली, इथलंच आहे मी। बर, जाऊ द्या, कधी कधी मध्ये मध्ये आयराणीमध्ये पण बोलेल। तो ये जो आपको रिजल्ट मिला, ओमेगा रेज टू 4 इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा स्क्वायर, so what you can do is that you can basically neglect the second term, therefore second term in equation 3 can be neglected। तो ये सेकेंड टर्म को छोड़ दो, भूल जाओ इसको, अब सिर्फ ध्यान देना इस पे और इस टर्म पे। तो therefore mg थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पहला टर्म तो बचा mg स्क्वायर, ये तो छोड़ दिया, बचा कौन माइनस 2mg, उसके बाद कौन
एम आर ओमेगा स्क्वायर और साथ में कौन है कॉस थीटा। पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब एक काम करेंगे, ऑल्सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम नाउ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यस, व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट साइड? r। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? कैपिटल R, राइट? तो ऑल्सो cos थीटा फ्रॉम डायग्राम इज स्मॉल r बाय कैपिटल R। तो व्हाट इज स्मॉल r? r cos थीटा। ये वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर यू हैव mg थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू mg स्क्वायर माइनस 2mg m r कैपिटल R, क्योंकि स्मॉल r क्या है? कैपिटल R cos थीटा, कैपिटल R cos थीटा, और एक cos थीटा पहले से था तो क्या करोगे? स्क्वायर, राइट? कौन बच गया? ओमेगा स्क्वायर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। और रिमेंबर, तुम देख रहे हो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विद लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड तो इक्वेशन में आना ही चाहिए, वो छोड़ के नहीं चलेगा, उसको रखना है। नहीं तो समझ में आया, थर्ड टर्म भी छोड़ दिए, निग्लेक्ट थर्ड टर्म ऑल्सो। थर्ड टर्म भी छोड़ दिए तो थीटा गया, इक्वेशन से गायब हो गया। और तुम किसका वेरिएशन देख रहे हो? जी का विद थीटा, तो थीटा चाहिए इक्वेशन में, तो उसको छोड़ के आगे पीछे हो गया। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे mg है, हाँ, उसका स्क्वायर है, हाँ, तो क्या बन गया? m स्क्वायर जी स्क्वायर। यहाँ पे m स्क्वायर है, हाँ, g स्क्वायर है ना, नहीं है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, नीचे जी लिखता हूँ और ऊपर जी स्क्वायर करता हूँ। कर सकते हैं ऐसा? यस। इससे क्या हुआ, ये mg स्क्वायर और यहाँ पे mg स्क्वायर क्या निकल जाएगा? कॉमन। तो देयरफॉर यू हैव mg थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू mg स्क्वायर, निकाल लिया कॉमन। तो पहले टर्म में था ही mg स्क्वायर, कॉमन निकल गया तो 1। और यहां से m स्क्वायर g स्क्वायर बाहर, कौन बचा? 2 r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g, 2 r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय g। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, 100% बराबर। m स्क्वायर और m स्क्वायर कैंसल, तो क्या आ गया? जी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर 1 माइनस 2 आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी। गुड। हमको चाहिए था वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ लैटिट्यूड, कि उसका स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, तो क्या करोगे? स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, therefore you have g theta equals to g, इसका स्क्वायर रूट, और ये जो टर्म है इसका भी स्क्वायर रूट, मतलब रेज टू पावर हाफ। पक्का पक्का, गुड। अब अगर आपको याद होगा, कल हमने ये जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था, याद है कि ये एक्सप्रेशन, ये डिराइव करने के लिए हमने एक अप्रोक्सीमेशन यूज किया था, याद है? बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। मैंने आपको बताया था कि वो कब यूज करते हैं, जब हमारे पास 1 प्लस या माइनस a बाय बी रेज टू n हो, और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बहुत छोटी हो, क्या हो? बहुत छोटी हो, तो फिर उस केस में ये जो इंडेक्स है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हो? सेकेंड टर्म से। तो क्या बन जाता है? बराबर, इसको बोलते हो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। कल के लेक्चर में मैंने बताया था, जो कल नहीं थे वो ऑनलाइन एक बार देख लो लेक्चर, बिकॉज यू हैव टू नो दिस। सिमिलरली अगर आप ध्यान दोगे, ऊपर कौन है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू थी 10⁻⁻⁵, उसका स्क्वायर कितना? 10⁻⁻10। मतलब न्यूमरेटर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे भी वो लॉजिक चलेगा क्या? यस। तो यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, therefore using binomial approximation, you have g theta equals to g 1 माइनस ये जो इंडेक्स है कौन से टर्म से मल्टीप्लाई करते हो? सेकंड से। डायरेक्टली किसके साथ? सेकंड के साथ। डायरेक्टली किसके साथ? सेकंड के साथ। तो 1/2 2 r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। पक्का पक्का, श्योर श्योर। 2 क्या हो जाएगा?
वेरी गुड, तो 2 और 2 हो गया कैंसल, तो 2 and 2 cancels out, g into 1 is g माइनस g और ये g कैंसल, तो क्या आ गया r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. So this is the expression for variation in g with latitude. This is the expression for, खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है. बोला कि कैसा बोरिंग पिक्चर है, इंटरवल के बाद भी बोरिंग, इंटरवल के पहले भी बोरिंग. मूवी देखने में इंटरेस्ट आपको जनरेट करना होता है. मूवी बनाने का काम तो मूवी बनाना है, वो थोड़ी सोचेंगे पब्लिक के बारे में. बराबर, वेरी गुड, समवन आंसर्ड, कुछ तो आंसर दे दिए, फिजिक्स का नहीं तो नहीं, वो तो दे दिए. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, किसके साथ, विथ लैटिट्यूड, विथ लैटिट्यूड. अल्टीट्यूड मत बोल देना, वो हाइट होता है. अब दो छोटे से स्पेशल केसेस है, 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक. मैंने आपको बताया था कि जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के सरफेस पे भी कांस्टेंट नहीं होती है. नाउ रिमेंबर, दिस इज इक्वेटर एंड दिस इज लाइक पोल्स. ये नॉर्थ पोल है और ये कौन है, साउथ पोल है. अगर मेरे पास एक पॉइंट इक्वेटर पे है, कहां पे है, इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे है, सपोज यहां पे है. हम लोग ये लैटिट्यूड कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम इक्वेटर, फ्रॉम इक्वेटर. तो अगर पॉइंट खुद इक्वेटर पे है तो व्हाट इज लैटिट्यूड, 0. और अगर वो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे है तो 90 डिग्री. कितना, 90 डिग्री. तो 2 स्पेशल केसेस देखेंगे. स्पेशल केसेस, केस नंबर 1, एट इक्वेटर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0. तो देयरफॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर, ये जो फॉर्मूला है इसमें थीटा के लिए क्या डालोगे, 0. क्या डालोगे, तो g माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर 0. व्हाट इज cos 0, 1. तो व्हाट इज g इक्वेटर, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर. और ये सीईटी का क्वेश्चन मानने वाला है आपका पीवाईक्यू. तो ध्यान देना, सीईटी का पीवाईक्यू भी है साथ में. नंबर 2, एट पोल्स, इसको मैं इक्वेशन ए बोल देता हूं. एट पोल्स, व्हाट इज द थीटा वैल्यू एट पोल्स, 90. देयरफॉर जीपी मतलब वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इक्वल टू, क्या लिखोगे, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर. व्हाट इज कॉस 90, 0. तो ये क्या आ गया, जीपी इक्वल्स टू जी. इक्वेशन नंबर बी. पहले तो ए और बी देख के बताओ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा कि इक्वेटर पे ज्यादा, पोल्स पे, क्योंकि पोल्स पे सिर्फ जी है और इक्वेटर पे जी में से कुछ माइनस हो रहा है. बराबर, पक्का पक्का. अब फ्रॉम 1 and 2 मतलब फ्रॉम ए एंड बी, व्हाट इज जीई, व्हाट इज जी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर. सही है, पक्का, श्योर. लेकिन ये जी कौन है, ये जीपी है. कौन है ये, जीपी है. इसको वहां लेके जाते हैं, उसको वहां लेके जाते हैं. तो जीपी माइनस जीई इक्वल्स टू क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर. ये था आपका सीईटी का क्वेश्चन. द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स एंड एट इक्वेटर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर. गुड. सो दैट्स इट फॉर टुडे.